हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 फरवरी 2026 को, उसका जीके पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025? निम्नलिखित में से किस वर्ष 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड प्राप्त हुआ? दलाई लामा, बाबा रामदेव, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर या सदगुरु जग्गी वासुदेव। तो किसको मिला था ये वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 का? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हम और ऑप्शंस दलाई लामा के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन है ये? स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तिब्बतन बुद्धिज्म। और इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज इन 1989। नोबेल पीस पीस प्राइज इन 1989। अब हम बाबा रामदेव तो शायद सबको ही पता होगा। इंडियन योगा गुरु, इंडियन योगा गुरु एंड फाउंडर ऑफ पतंजलि। फाउंडर ऑफ पतंजलि आयुर्वेदा। और सदगुरु जग्गी वासुदेव, ये है फाउंडर ऑफ ईशा फाउंडेशन। फाउंडर ऑफ ईशा फाउंडेशन, नॉन फॉर स्पिरिचुअल टीचिंग्स। इनको किस लिए जाना जाता है? स्पिरिचुअल टीचिंग्स के लिए। टीचिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द 2024 नेशनल बेस्ट नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन? 2024 नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन किसको मिली थी? एनी अर्निक्स या पॉल ऑस्टर, जे एम कोट्जी या परसिवियर एवरेट? तो ये मिली थी परसिवियर एवरेट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में, नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आउटस्टैंडिंग बुक फॉर अमेरिकन ऑथर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। क्या? आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग बुक बाय अमेरिकन ऑथर्स। अमेरिकन ऑथर्स। और जो परसिवियर एवरेट को मिली थी, इनकी कौन सी बुक्स के लिए? जेम्स के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which wind originating at as northeast trade winds and gaining moisture over the Bay of Bengal, causing rainfall among the Coromandel coast? कौन सी winds करती हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ईस्टर्ली विंड्स या वेस्टर्ली विंड्स? देखो, ईस्टर्ली विंड्स वो विंड्स होती हैं जो नॉर्थ से ईस्ट फ्लो होती है। इनका रेन से कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती हैं उनको ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं, और जो वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती हैं उनको वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनफॉल इन द कोरोमंडल अलॉन्ग विथ कोरोमंडल कोस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ ईस्ट मानसून ही क्यों कोरोमंडल में करते हैं? क्योंकि ये जो विंड्स है ना, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ विंड्स मूव करती है, मूव टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। और जब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती है तो इनमें मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो देन कोरोमंडल कोस्ट मीन्स तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पे ये रेनफॉल कर देती हैं जब ये घूम के जाती हैं, है ना? समझ गए? और साउथ वेस्ट मानसून, ये पूरे एरिया मतलब पूरे इंडिया में मानसून
साउथ वेस्ट मानसून मतलब साउथ वेस्ट विंड से होता है। हैवी रेनफॉल करती हैं ओवरऑल मोस्ट ऑफ इंडिया, बट कोरोमंडल कोस्ट तक ये जब पहुंचती हैं तो ये ड्राई हो जाती हैं, तो और वहाँ पे ये कम ही रेन कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप 2025 हेल्ड इन इंडिया? कहाँ पे हुई थी वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप 2025? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई थी ये, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और फर्स्ट टाइम था जब इंडिया ने इसको होस्ट किया, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप को। और मोर देन 1000 एथलीट्स ने पार्ट किया था, ओवर 100 कंट्रीज participating. Question number 5. Which country shares India's northwestern border and has an area of approximately 6,52,230 square kilometers? ऐसा कौन सा नॉर्थ वेस्ट का स्टेट कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उसका एरिया, उस कंट्री का एरिया 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार या नेपाल? देखो, म्यांमार और नेपाल ये दोनों नॉर्थ वेस्ट में नहीं है। ये मतलब जो ये इंडिया का ये पोर्शन नॉर्थ वेस्ट आता है ना, तो यहाँ पे ये तो म्यांमार और नेपाल है ही नहीं, तो ये दोनों तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है नो डाउट, बट इसका एरिया कुछ 7,62,000 समथिंग है कुछ। अफगानिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। अफगानिस्तान का जो इंडिया के साथ जो बॉर्डर वो शेयर करता है वो है 106 किलोमीटर, बट अफगानिस्तान का एरिया है वो है 6,52,230 किलोमीटर। हम एक बार पाकिस्तान का भी मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कितना है। 62 नहीं है, 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। म्यांमार और नेपाल ऐसा कुछ इनका कमी है, कुछ 6,000 में ही होगा। म्यांमार का 6,076 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है, 76,000 मान लेते हैं अप्रॉक्स में। नेपाल का तो बहुत ही कम है, 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, हु एनेक्टेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 इन इंडिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने एनेक्ट किया था भारत में? वो क्या था? लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉर्ड लिटन उस टाइम पे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। 1876 से लेके टू 1880 तक जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड लिटन। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मेन पर्पस क्या था? टू कंट्रोल एंड सरपास इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज को वो कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि मतलब इसमें क्या था, न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता था तो ये उसको रोकना चाहते थे। अगर न्यूज़पेपर सर्कुलेट होगा तो जो सारी बातें हो रही हैं मतलब आम जनता तक पहुंचेंगी, वो ये चाहते नहीं थे। अगर पहुंचती तो जनता कुछ एक्शन ले लेती, इसलिए। अब माउंटबेटन के बारे में देखते हैं। माउंटबेटन लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, 1947 में ये वॉइसरॉय थे, लास्ट वॉइसरॉय। और लॉर्ड कर्जन नोन एज पार्टीशन ऑफ बंगाल, नोन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनके लॉर्ड कर्जन के कारण ही हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में। ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंगे नॉन फॉर शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911, known for shifting capital from Calcutta to Delhi in 1911. Question number 7. What was India's position in the World Talent Ranking 2025 compiled by International Institute of Management Development?
IMD के हिसाब से वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में इंडिया की क्या पोजीशन थी? वो थी 63rd. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following philosophies explain the phenomena of the universe by the atomic theory, the combination of atoms and molecules into matter, and explain the mechanical process of formulation of the universe? योगा, वैश्विक, न्याय या वेदांता? एक बार हम ये सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. देखो, योगा योगा क्या शो करता है? योगा फोकस इज ऑन मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल. फोकस इज ऑन मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल. माइंड को कैसे कंट्रोल करा जाए या मेडिटेशन करा जाए, ठीक है. योगा इस चीज़ पे फोकस करता है. और वैश्विक एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन द यूनिवर्स थ्रू द एटॉमिक थ्योरी. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. जो ये लिखा है ना, द फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स बाय द एटॉमिक थ्योरी, ये है वैश्विक करता है. न्याय क्या करता है? न्याय फोकस ऑन लॉजिक, रीजनिंग. और वेदांता इज फोकस ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ब्राह्मण. फोकस इज ऑन spiritual knowledge and Brahman. Question number 9. Which of the following noted playback singers received the National Lata Mangeshkar Award for 2025? कुमार सानू, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल या सोनू निगम? तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ये पहले तो ये पता होना चाहिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड कौन देता है. ये देता है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो ये अवार्ड ऑनर करता है. और कहाँ ये अवार्ड कहाँ दिया जाता है? इंदौर में. ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लता मंगेशकर. कब दिया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लता मंगेशकर. ये प्लेबैक सिंगर्स को ही दिया जाता है इन द रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक. किसको मिला था ये? सोनू निगम को. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. जो कुमार सानू है ये बॉलीवुड सिंगर है. इन द 1990 मतलब 1990s में फेमस थे कुमार सानू. अजीत सिंह मॉडर्न सिंगर्स में से मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न सिंगर. श्रेया घोषाल इज हाईली रिस्पेक्टेबल प्लेबैक सिंगर. बट लता मंगेशकर अवार्ड सोनू निगम को मिला था. क्वेश्चन नंबर 10. What was a major objective of liberalization under the new economic policy 1991? देखो 1991 के टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी? हमारे को ये भी पता होना चाहिए. वो थी पीवी नरसिम्हा राव जी की. पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी. और उस टाइम पे फिनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह. ठीक है. तो लिबरलाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? नहीं, लाइसेंस राज को तो ख़त्म करना था ना 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसमें. रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री, एक्सपैंड पब्लिक सेक्टर मोनोपोली. ये सब जो ये वाला ये दोनों क्या है? लाइसेंस राज का ही बात कर रहे हैं. सेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल डिसीजन नहीं. ये तीनों क्या है? ये लाइसेंस राज में जो होता था वो बता रहे हैं. बट हमारे को उस टाइम पे लाइसेंस राज ख़त्म करना था. प्राइवेट पार्टनर्स भी आए, गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करे, ताकि हमारा जो बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया था वो सही हो जाए. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री. Question number 11. Which of the following represents the correct chemical formula for कैल्शियम फॉस्फेट? कैल्शियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. देखो, जो ये कैल्शियम है ये क्या होता है? Ca2+, मतलब इसमें
प्लस चार्ज होता है 2+, और जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट होता है PO4 और 3+ चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज होता है फॉस्फेट में, 3 माइनस चार्ज। तो जब कैल्शियम फॉस्फेट बना तो क्या हो गया, Ca, ये 3 माइनस चार्ज यहाँ आ गया, PO4 और होल ट्वाइस। तो आंसर क्या हो गया हमारा, देखो ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश में ऐसे लिखे होते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, तो और हैश लगा के नाबार्ड की स्थापना, तो ये इसलिए डबल डबल लिखे हैं, ये डिवाइड में नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो कैल्शियम फॉस्फेट हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मिलता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। कैल्शियम फॉस्फेट है वो हमारी मतलब बोन्स और टीथ्स में फाउंड होता है, फाउंड इन बोन्स एंड टीथ्स, और प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, असेंशियल फॉर बॉडी स्ट्रक्चर। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो बहुत ज़रूरी है किसकी, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी रिपोर्ट of 1954 is considered significant because it led to major institutional reform, establishment of NABARD, introduction of priority sector lending, formation of SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या क्रिएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी जो रिपोर्ट आई थी 1954 में, ये किस मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म थी, ये थी क्रिएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, 1955 में, इस रिपोर्ट के 1 साल बाद बन गया था। तो ये एक मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कंसीडर हुआ, इसके लिए क्रिएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था पहले, देन उसका नाम चेंज करके और उसको नेशनलाइज करके क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम और ऑप्शंस देखो, नाबार्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब बना था नाबार्ड, स्टेब्लिश इन 1982। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये ये है एक बैंकिंग रिफॉर्म, सीधा इससे कोई नहीं है, ये बैंकिंग रिफॉर्म है। और सेबी कब बना था, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर बता दिया ना मैंने 12 का, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ होस्टेड द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025, फाइनल्स पूछ रहे हैं कहाँ हुआ था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, in 1939 which prominent Indian nationalist resigned from Indian National Congress and established the forward bloc due to ideologically difference with Mahatma Gandhi, किसने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सी राजागोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, वो थे सुभाष चंद्र बोस। क्यों, इसके मेन इश्यूज़ क्या थे, जो महात्मा गांधी थे वो नॉन वायलेंट चाहते थे कि बिल्कुल शांति से हमारे को आज़ादी मिले, बट जो सुभाष चंद्र बोस थे वो थोड़े गर्म मिजाज के थे, वो चाहते थे कि एकदम से मार धाड़ जो भी है उन सब होके हमारे को आज़ादी मिल जाए 1939 में। मतलब वो थोड़े से एग्रेसिव एक्शन के कह लो वो थे। और जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंट मेथड्स, अहिंसा वाले मेथड्स को प्रमोट करते थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो चाहते थे हमारे को इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिल जाए, इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। अब हम एक बार, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये कांग्रेस लीडर थे। सी राजागोपालाचारी, ये भी सी राजागोपालाचारी माइंड में नहीं आ रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये एक कांग्रेस लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 15, द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेनली
फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ नदर्न प्लेन्स पूछ रही हैं, वो किस चीज़ की डिपोजिशन से बनता है? सैंडस्टोन, बसाल्ट, एलुवियम या इग्निशियस रॉक? देखो सैंडस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन इज sedimentary rocks. Sandstone is a sedimentary rock. Sedimentary rock. Basalt is a igneous rock. Igneous rock. Alluvium means जलोढ़ क्या है? एलुवियम ये डिपोजिशन से बनता है, जो रिवर्स के साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, जो ये सब आता है ना रिवर्स का बह बह के, मेनली कौन कौन सी रिवर्स? इंडस रिवर, गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों मेन जो हमारे रिवर्स है ना ये वही है, और इन्हीं के मिलियंस ऑफ ईयर से जो ये डिपोजिशन इकट्ठा होता जा रहा है, क्या क्या? सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, उन्हीं से ही बनता है एलुवियम। ये है एलुमिनियम को हम कहते ही डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, उसी से ही नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के डिपोजिशन से। इग्निशियस रॉक कहाँ? वोल्केनो की एक्टिविटी से फॉर्म्ड होती है। जब हमारा वोल्केनो मतलब निकलता है तो उस जो लावा होता है वो जब हार्ड जम जाता है, वही इग्निशियस रॉक होता है। इग्निशियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी से बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन द सनलाइट इट विल टर्न इनटू ग्रे कलर, दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, देखो सिल्वर क्लोराइड क्या फॉर्मूला होता है इसका? सिल्वर क्लोराइड का AgCl। AgCl को जब हम सनलाइट में रखेंगे, किसमें? सनलाइट में, तो क्या बन जाएगा? Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। और ये कौन से कलर का हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड जो है, ये सिल्वर क्लोराइड ये वाइट कलर का होता है, जब इसको हम सनलाइट में रखते हैं तो ये हो जाता है ग्रे कलर का। तो देखो क्या है, एक दो चीज़ में इकट्ठी थी, जब हमने सनलाइट में रखी तो क्या हुआ? दो अलग अलग चीज़ें बन गई, तो क्या हो गया? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? when a single compound breaks into two or more simpler substance is called decomposition reaction. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वन एलिमेंट को जब दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर देता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, exchange of ion between two compounds, exchange of ions between two compounds। combination reaction क्या होता है? जब टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म वन, जैसे ये AgCl2 को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो AgCl बन गया ना, मतलब इसका उल्टा, ऐसी वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म वन। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच सब्जेक्ट्स वर अंडर ट्रांसफर्ड कंट्रोल? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम क्या किस नाम से और जानते हैं? यह है अ सिस्टम कॉल्ड डायर की, द्वैध शासन, डायर की, और ये प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसमें टू पार्ट्स थे, एक ट्रांसफर्ड कंट्रोल और एक रिजर्व्ड कंट्रोल। ट्रांसफर्ड कंट्रोल और एक रिजर्व्ड कंट्रोल। इनके अंदर जो क्या ट्रांसफर्ड कंट्रोल बाय इंडियन मिनिस्ट्रीज,
यहाँ लिख देती हूँ पेन चेंज करके, कंट्रोल बाय इंडियन मिनिस्ट्रीज। और रिजर्व कंट्रोल ये कौन, इनको कौन कंट्रोल कर रहा था, गवर्नर या ब्रिटिश ऑफिसर्स? कंट्रोल गवर्नर या एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश। इनके एग्जांपल्स देखते हैं हम। ट्रांसफर कंट्रोल के एग्जांपल्स क्या थे इसमें? जो इंडियन मिनिस्ट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए बोला था वो था एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज। ये सब बोला था ब्रिटिश ने कि इंडियन मिनिस्ट्रीज कंट्रोल करेंगे। और अपने अंदर क्या रखा, जो मेन होते हैं, फाइनेंस, पुलिस, रेवेन्यू, जस्टिस, ये सब कंट्रोल करेंगे ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो आंसर क्या है कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल के अंदर क्या आएगा? देखो, फाइनेंस एंड रेवेन्यू रिजर्व्ड, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन ये सेंट्रल के पास चला गया, डिफेंस एंड लॉ भी रिजर्व कैटेगरी में ही आ गया। तो आंसर क्या हो गया? एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। ये रहा एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच एक्ट reorganized Indian states on linguistic lines? Linguistic means भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया। कौन से एक्ट से किया था? वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, उस टाइम पे 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को करा था ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जैसे एग्जांपल देखो, केरला में ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज है? मलयालम। कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज। इसी बेसिस पे ये करा था उस टाइम पे, रीऑर्गेनाइज इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में। मैंने आपको पहले बता दिया ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज फेमसली नोन एज क्वीन ऑफ मेलोडी इन इंडियन म्यूजिक? आई थिंक सबको ही पता होगा क्वीन ऑफ मेलोडी या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वो है लता मंगेशकर जी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने ऊपर भी एक अवार्ड इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे देखा था, वो क्या था? नेशनल बुक अवार्ड शायद। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेज बाय विच इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955? क्या है? नॉट। देखो, कन्विक्शन बाय एन इंडियन कोर्ट, डेप्रिवेशन, रिनाउंसिएशन या टर्मिनेशन। देखो, इन तीनों से हमारा जो सिटीजनशिप है लॉस्ट हो सकती है। डेप्रिवेशन से कैसे? डेप्रिवेशन मतलब वंचन, गवर्नमेंट सिटीजनशिप वापस ले ले बिकॉज ऑफ ड्यू टू फ्रॉड, डिसलॉयल्टी या अनलॉफुल एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट, मैं लिख देती हूँ, गवर्नमेंट टेक्स अवे citizenship due to fraud, disloyalty और अनलॉफुल एक्टिविटीज। रिनाउंसिएशन मीन्स पर्सन खुद ही त्याग कर दे, मतलब परित्याग। जो पर्सन है वो वॉलेंटरीली गिव्स अप इंडियन सिटीजनशिप। लिख देती हूँ, वॉलेंटरीली गिव्स अप। और टर्मिनेशन मतलब अगर किसी पर्सन ने किसी और स्टेट की
सिटीजनशिप ले ली है तो उसकी अपने आप ही इंडिया की सिटीजनशिप लूज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नॉट पूछा था, नॉट वन ऑफ द वेज, तो आंसर क्या हो गया? कन्वेंशन बाय इंडियन कोर्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।